आरबीआई की क्या गाइडलाइंस आई है जिससे आम और खास आदमी का प्रॉफिट हो सकता है, फायदा हो सकता है। आरबीआई की जो नई गाइडलाइंस आई है उसके अकॉर्डिंग हमारे देश में 100 से भी ज्यादा बैंक और एनबीएफसी कंपनी काम कर रहे हैं। सबके लिए गाइडलाइंस इशू की गई है कि अब वो चाहें तो अगर जो भी उनका लोन राइट ऑफ में गया हुआ है या विलफुल डिफॉल्टर में गया हुआ है उसकी भी वो सेटलमेंट कर सकते हैं और 3 महीने का टाइम दे सकते हैं अपना जो उनका लोनी है, जो उनका कर्जदार है। सबसे पहले तो राइट ऑफ के बारे में समझेंगे। आपने देखा होगा अगर आपका 10, 12, 15 महीने ईएमआई रुकी हुई है, साल 1.5 साल हो गया, तो आपका अगर कम अमाउंट होगा तो राइट ऑफ लिखा होगा या विलफुल डिफॉल्टर। इसका मतलब समझेंगे पहले क्या है राइट ऑफ का मतलब क्या है। राइट ऑफ होता कब है? राइट ऑफ कोई भी लोन 9 महीने के बाद, जब 9 महीने तक ईएमआई किसी आदमी की डिफॉल्ट होती है तो उसका राइट ऑफ हो सकता है। यह जरूरी नहीं है कि होएगा, डिपेंड करता है कि अगर मिनिमम अमाउंट है, कम उसका अमाउंट है तो राइट ऑफ हो सकता है। अब सवाल ये आता है कि मिनिमम अमाउंट है क्या? भाई किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी के लिए तो 50,000 भी बहुत है और किसी के लिए 5 लाख भी कम है। तो डिपेंड करता है कि उसकी पॉलिसी क्या है उस बैंक एनबीएफसी कंपनी की और उसके पास लिक्विडिटी कितनी है, उसके पास आज की डेट में पैसा कितना है, कैश फ्लो कितना है, मतलब लिक्विड कितना है उसके पास, पैसा तरल में कंटिन्यू कितना है उसके पास। अब जो राइट ऑफ का मतलब ये है कि वो 9 महीने के बाद उसको राइट ऑफ में डाल सकते हैं, लेकिन उसकी मर्जी है वो डाले या ना डाले क्योंकि पैसा उसका है। अब अगर राइट ऑफ में चला जाता है, राइट ऑफ का मतलब है बैंकिंग की भाषा में इसको बोलते हैं अपने लेजर में से, अकाउंट में से, बही खाते में से उसको हटा देना, डिलीट कर देना, अपना पोर्टफोलियो को क्लीन कर लेना, साफ सुथरा कर लेना। बैंकिंग की भाषा में इसको बोलते हैं बट्टे खाते में डालना। मतलब साम दाम दंड भेद सारे तरीके इस्तेमाल करके देख लिए, इस आदमी ने पैसा नहीं दिया, अब ये पैसा जो है भंग के बाड़े में चला गया, तो इसको बोलते हैं राइट ऑफ। अब आ जाती है विलफुल डिफॉल्टर, क्योंकि करोड़ों आदमियों की अगर वो सिविल चेक कर रहे हैं तो उसमें लिखा आता है विलफुल डिफॉल्टर। विलफुल डिफॉल्टर का मतलब क्या है? भाई ये आदमी जानबूझ के बैंक या एनबीएफसी कंपनी का फायदा है, पैसा नहीं लौटा रहा है, मतलब इसकी इंटेंशन ही गलत थी, इसकी नियत ही खराब थी, इसने पैसे लेने से पहले ही सोच लिया था कि मैं पैसे नहीं दूंगा। लेकिन विलफुल डिफॉल्टर अगर कानून की भाषा में बात करें तो विलफुल डिफॉल्टर अगर कोई आदमी है तो उसके ऊपर 420 लग सकती है। वैसे तो मैं हर बार कहता हूं कि लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसीडर नहीं होता। 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए या 25 हो गए, वो क्राइम में कंसीडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन विलफुल डिफॉल्टर जानबूझ के पैसा ना देना एक क्राइम में कंसीडर होता है और इसमें एफआईआर लॉज हो सकती है, पर्चा दर्ज हो सकता है 420 का। अब सवाल यह आता है कि करोड़ों आदमियों का विलफुल डिफॉल्टर लिखा हुआ है तो उन करोड़ों आदमियों का एफआईआर क्यों नहीं हुई? भाई हमारे देश का कानून यह कहता है कि किसी के ऊपर आरोप लगा देना अलग बात है, उस आरोप को प्रूफ करना पड़ेगा, उसको साबित करना पड़ेगा। किस सिनेरियो में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके ऊपर एफआईआर लॉन्च कर सकता है 420 की, 420 की, जिसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है। या तो आप ऑडी Q7 टॉप मॉडल लेके घूम रहे हैं और किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी के आपने 2-4 लाख रुपए देने हैं और वो जो गाड़ी है वो लोन पे नहीं है, वो आपके नाम है, तो आप विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में आ जाएंगे। भैया आदमी 70-80 लाख रुपए की गाड़ी लेके घूम रहा है और फिर भी ये पैसा नहीं दे रहा है, जानबूझ के पैसा नहीं दे रहा, या आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स दिया हो, भाई कोई चीज एडिट करके दे दी, बिजली का बिल, पानी का बिल, या सैलरी स्लिप, या आधार कार्ड में कोई छेड़छाड़ करी, पैन कार्ड में करी। इस सिनेरियो में भी कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कर सकती है। पर ऐसा 10 लाख आदमियों में से एक आदमी ने किया हुआ
आम आदमी तो ये काम करता है, नहीं तो आपको डरने घबराने की जरूरत ही नहीं है। ना तो आप ऑडी Q7 में घूम रहे हैं टॉप मॉडल में और आपने 1-2 लाख रुपए देना है, या आपकी कोई 4-5 करोड़ रुपए की एफडी पड़ी है किसी बैंक में और आपने किसी दूसरे बैंक एनबीएफसी कंपनी के 4-5 लाख रुपए देने हैं, इस सिनेरियो में सिर्फ 420 लग सकती है, विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में आ सकते हैं। हाँ, वो इन्होंने विलफुल डिफॉल्टर लिख दिया भाई ये जानबूझ के नहीं दे रहा, और उसमें एफआईआर नहीं करवा सकते, आपका सिर्फ और सिर्फ सिविल खराब कर सकते हैं। तो अब जो आरबीआई की गाइडलाइंस आई है वो ये आई है कि भाई आप अपना पैसा इनसे भी रिकवर करने की कोशिश करें, जिसका राइट ऑफ हो चुका है, बट्टे खाते में डाल दिया है, अगर वो पैसा दे रहा है सेटलमेंट कर ले, जितने में भी सेटलमेंट हो रही है, जहां तक भी हो रही है, और 3 EMI में अगर वो पैसा पे कर दे तो आप सेटलमेंट उससे कर लें। लेकिन आप एक बात समझ लें कि अगर आप सेटलमेंट करेंगे तो सेटलमेंट करना भी फाइनेंशियल डेथ करना है, राइट ऑफ या विलफुल डिफॉल्टर तो फाइनेंशियल डेथ कर ही दी है उन्होंने आपकी। अब अगर आपका राइट ऑफ हुआ है या विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में है तो भी आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। मैक्सिमम 3 जो आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है, इसको बैंकिंग की भाषा में बोलते हैं रेगुलर सेटलमेंट। अगर 1-1.5-2 साल के लिए आपकी सेटलमेंट हो रही है उसको सेटलमेंट नहीं बोलते, उसको बोलते हैं रिस्ट्रक्चर। तो रिस्ट्रक्चर की भी ऑफर आपके पास आ सकती है कि किसी बिल्डिंग को तोड़ दिया जाए, पूरा जड़ से नींव से उसको नया बनाया जाए, नई उसमें स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, हर तरह से एक किस्म नया लोन नंबर होगा, नई स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, नई प्रोसेसिंग फीस बैंक लेगा, हर चीज हो सकता है। उसका इंश्योरेंस भी दोबारा करवाया जाए, लेकिन इंश्योरेंस कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। आपका किसी भी तरह का लोन है, होम लोन है, किसी भी तरह का सिक्योर लोन है, कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। अगर कोई आपको ऐसा फोर्स कर रहा है, दबाव डाल रहा है, तो आप या तो इनकी सीधी इंश्योरेंस ombudsman के पास कंप्लेंट कर दे, या चुप रह जाए, गुंगिया गुड़ खा जाए। एक बार होम लोन करवा ले, आपका 5 करोड़ हो गया और इन्होंने 10 लाख का बीमा कर दिया, इंश्योरेंस कर दिया, कोई बात नहीं, 5 करोड़ आपके अकाउंट में आ गए। उसके बाद उसको बोलो एक रिटर्न में एप्लीकेशन दो, भाई मेरी जो इंश्योरेंस किया उसकी हार्ड कॉपी दो। जिस दिन आपके हाथ में हार्ड कॉपी आ गई, उस दिन से 15 दिन का फ्री लुक पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। मतलब 15 दिन के अंदर आप एक सिंपल एप्लीकेशन देनी है कि मुझे आपकी टर्म कंडीशन पसंद नहीं आई, अपनी पॉलिसी वापसी ले लो, मेरे पैसे रिफंड कर दो। वो 10 लाख रुपए आपके इनको उल्टे देने पड़ेंगे, वापस करने पड़ेंगे। और ये भी ना समझे कि पॉलिसी आपके पास 2 महीने के बाद आई और आप कहें कि भाई 15 दिन का टाइम तो निकल गया। अरे पॉलिसी जब आपके हाथ में आएगी, भले ही 2 साल के बाद इन्होंने दी, गैर कानूनी तरीके से अपने पास रखी, 2 साल के बाद भी जिस दिन आपके हाथ में आएगी, आपके किसी फैमिली मेंबर के आपके घर में ऑफिस के एड्रेस पे पहुंच जाएगी और उसके साइन वहां चले जाएंगे, उस दिन से आपका 15 दिन का फ्री लॉक पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। आप 15 दिन के अंदर अपना पैसा वापसी ले सकते हैं। तो डरे घबराए नहीं, सिर्फ अपने राइट्स और अधिकार जान लें। लेकिन मेरी सजेशन ये है, मेरा सुझाव ये है, कभी भी ईएमआई में सेटलमेंट ना करें, जिसको बैंकिंग की भाषा में रेगुलर सेटलमेंट बोलते हैं, उसमें ना करें। जब भी करें ओटीएस करें, वन टाइम सेटलमेंट करें। इसके अलावा 2 तरह के नोटिस को कभी भी वॉइड ना करें। 138 जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस बोलते हैं, अगर आप इसको इग्नोर करेंगे, बार बार इग्नोर करेंगे, तो आपको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है, 14 दिन के लिए आपको जेल में जाना पड़ सकता है। लेकिन अगर इसको इग्नोर नहीं करेंगे, बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है, कोई जेल में नहीं जाना पड़ता। माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 40-45 साल लग जाते हैं, तब तक बोलो राम ही हो जाएगा। चिंता ना करें, 50 बार आएंगे उठाई गिरे के सेटलमेंट कर लो। चेक बाउंस का इनके पास सबसे बड़ा हथियार है, इसको ब्रह्मास्त्र बोलता हूं मैं। ये चलवा दो, उसके बाद इन पे घंटा नहीं लिया जाएगा, बाबा जी का घंटा मिलेगा इनको। इसके अलावा अगर आपका कोई सिक्योर लोन है, आपका किसी भी तरह का सिक्योर लोन है, आपका 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर के कितने करोड़ का है, कितने अरब रुपए का लोन है, आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आया, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजेशन का, फिजिकल पोजेशन का, डीएम साहब का, जो भी लोन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं।
लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके अगर आप मेरे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, फिर आपके पास अगर आपके पास नोटिस आया 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 2007 का, 1996 का, या रिकॉल नोटिस आया, अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आया है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं। अगर आपका चेक बाउंस हुआ है सारे देश के किसी भी कोने में, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आसाम से लेके गुजरात तक, अमरदीप का अध्ययन के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। हम आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा देंगे, वकील दे देंगे, आपकी जमानत करवा देंगे, बेल करवा देंगे। और उसकी क्या फीस होगी या हमारे से पर्सनल मीटिंग करने की क्या फीस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिक एडवाइस ले सकते हैं, या अपनी बेल करवा सकते हैं, जमानत करवा सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय